हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग इस सेशन में एसएससी के 50 प्लस महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो आइए मेरे साथ वीडियो में एंड तक बने रहें। देखिए, इसमें वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो एसएससी के एग्जाम में आए हुए थे और ये सारे ओरिजिनल क्वेश्चन होंगे जो आपके सामने अभी प्रस्तुत करने जा रहे हैं। तो देखिए, आज का हमारा पहला प्रश्न है कि भारत में कौन सी नदी को खुला नाला कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा बी, यमुना नदी को खुला नाला के रूप में जाना जाता है। देखिए इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो यमुना नदी को खुला नाला कहा जाता है, ऐसा इसके अत्यधिक प्रदूषित होने के कारण कहा जाता है। इसकी प्रमुख सहायक नदियों की बात करें तो इसका क्रमशः है टोंस चंबल और सिंध, बेतवा तथा केन नदी है। और दिल्ली से प्रवाहित होते समय यमुना जो है गंदा नाला बन जाती है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिल्ली शहर की स्थापना किसने की। इसका राइट आंसर होगा सी, तोमर जाति के लोगों ने दिल्ली शहर की स्थापना किया था। देखिए इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट, दिल्ली की स्थापना जो है तोमर वंश के शासकों द्वारा की गई थी। इन्होंने वर्तमान दिल्ली की स्थापना जो है दिहलिका के नाम से की थी। इन्होंने दिल्ली के पहले राजकोट शहर की स्थापना की थी, यानी दिल्ली से पहले राजकोट शहर की स्थापना किया था। इसके उपरांत 7 और शहर बसाए। ये शहर क्रमशः है सिरी और दीनपना, रायपिथौरा, फिरोजाबाद, जहांपना, तुगलकाबाद और शाहजहानाबाद है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बहुलक बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में क्या उपयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर होगा बी, पॉलीएमाइड का प्रयोग किया जाता है। देखिए इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बुलेट प्रूफ जैकेट के निर्माण में पॉलीएमाइड, पॉलीपैराफिनिलिन और टेरेफ्थेनाइल यानी पॉलीपैराफिनिलिन टेरेफ्थेनालेंड नामक बहुलक का प्रयोग होता है। यह एक सिंथेटिक फाइबर है। इसका सामान्य नाम केवलार है। बुलेट प्रूफ खिड़की जो है बनाने के लिए पॉलीकार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है। वही देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा राज्य पूर्वोत्तर की 7 बहनों यानी 7 सिस्टर का सदस्य है। इसका राइट आंसर होगा बी, त्रिपुरा है। देखिए इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो भारत के पूर्वोत्तर राज्य अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और असम को 7 बहनों यानी 7 सिस्टर के नाम से जाना जाता है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने कहा था कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व ऐसा चेक है जिसे सुविधा अनुसार अदा किया जा सकता है। इसका राइट आंसर होगा सी, केटी शाह। फिर देखिए इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्रोफेसर केटी शाह जो है बिहार प्रांत से संविधान सभा यानी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सदस्य चुने गए, जो सलाहकार समिति और मौलिक अधिकार उप समिति के सदस्य भी थे। इन्होंने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की तुलना ऐसे चेक से की जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जा सकता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समान नागरिक संहिता किस राज्य में लागू है। इसका राइट आंसर होगा सी, गोवा में लागू है। देखिए इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड के अंतर्गत सिविल मामलों जैसे विवाह, तलाक तथा उत्तराधिकार आदि के संबंध में सभी धर्मों के लिए समान कानून लागू होता है। भारत के गोवा राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 के अंतर्गत सभी नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता का प्रावधान है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी मिट्टी चाय बागानों के लिए उपयुक्त है। इसका राइट आंसर होगा ए, अम्लीय मिट्टी। देखिए इसकी इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो चाय जो है एक उष्ण एवं उपोष्णीय कटिबंधीय पौधा है। इसके उत्पादन के लिए 25 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान तथा 200 से 250 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा आवश्यक है। इसकी जो है कृषि के लिए अम्लीय एवं उर्वरक मिट्टी की आवश्यकता होती है। दार्जिलिंग एवं नीलगिरी की पहाड़ियाँ अपने चाय बागानों के लिए प्रसिद्ध है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर होगा ए, भाग 2। देखिए इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भारतीय संविधान के भाग 2 के अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक नागरिकता यानी सिटीजनशिप का उल्लेख किया गया है।
नागरिकता लोकतंत्रात्मक राज्य व्यवस्था के अपरिहार्य सिद्धांत को कानूनी रूप प्रदान करती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान निम्न में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है। इसका राइट आंसर होगा ए, एकल नागरिकता प्रदान करता है। देखिए इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो भारतीय संविधान एकल नागरिकता यानी सिंगल सिटीजनशिप का प्रावधान करता है। हालांकि भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का उपबंध जो है ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि अमेरिका में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान नागरिकता प्रदान करता है। इसका राइट आंसर होगा, देखिए पहला तो होगा ए, यानी जन्म के आधार पर भी करता है और निवास के आधार पर भी करता है और देशीयकरण के आधार पर भी करता है, तथा उपयुक्त होगा डी, उपयुक्त सभी के आधार पर भारतीय संविधान जो है नागरिकता प्रदान करता है। देखिए इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 11 के अनुसार संसद को नागरिकता के संबंध में विधि बनाने की शक्ति प्रदान की गई है, जिसके अंतर्गत संसद द्वारा भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 पारित किया गया। इस अधिनियम में जो है वर्ष 1986 और 1992, 2003, 2005 और 2015 में संशोधन किया गया। और देखिए इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है कि वर्तमान में जो है भारतीय नागरिकता 5 प्रकार से प्राप्त की जा सकती है। इसका पहला होगा जन्म के आधार पर, फिर वंशानुगत के आधार पर, पंजीकरण के आधार पर, देशीकरण के आधार पर और विदेशी भूमि के अधिग्रहण के आधार पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा डी, भाग 3 के अंतर्गत। देखिए इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट, तो भारतीय संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद जो है 12 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकारों यानी फंडामेंटल राइट्स का उल्लेख किया गया है। और मौलिक अधिकारों का प्रावधान जो है अमेरिकी संविधान से लिया गया है, जो अमेरिका के अधिकार पत्र बिल ऑफ राइट्स के समान है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार जो है भारतीय संविधान के नागरिकों को नहीं प्रदान किया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा सी, सूचना का अधिकार। फिर देखिए इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, तो सूचना का अधिकार यानी राइट टू इन्फॉर्मेशन मूल अधिकार के रूप में भारतीय संविधान में नागरिकों को प्रदान नहीं किया गया है। यह एक विधिक अधिकार यानी लीगल राइट्स है, जिसे सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 के अंतर्गत नागरिकों को प्रदान किया गया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में समता के अधिकार का प्रावधान है। तो इसका राइट आंसर होगा ए, अनुच्छेद 14 में। देखिए इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट, तो भारतीय संविधान के भाग 3 में निहिता या निहित मौलिक अधिकारों के अंतर्गत समानता के अधिकार का उल्लेख अनुच्छेद 14 से 18 तक किया गया है। अनुच्छेद 14 के अनुसार राज्य नागरिकों को विधि के समक्ष समानता से या विधियों के समान संरक्षण यानी इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ से वंचित नहीं करेगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान है। इसका राइट आंसर होगा बी, अनुच्छेद 39 के क में। देखिए इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट, तो संविधान के अनुच्छेद 39 क के अनुसार राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि कानूनी व्यवस्था का संचालन इस प्रकार हो कि सभी को समान रूप से न्याय उपलब्ध हो सके तथा आर्थिक रूप से कमजोर या अन्य प्रकार के निर्योग्य यानी डिसेबल्ड व्यक्ति के लिए निःशुल्क विधिक सहायता फ्री लीगल एड की व्यवस्था हो। और यह 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसको जोड़ा गया था संविधान में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य को ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश किया गया है। इसका राइट आंसर होगा बी, अनुच्छेद 40 के अंतर्गत। देखिए इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान है। इसके अंतर्गत राज्य ग्राम पंचायतों के गठन के लिए आवश्यक कदम उठाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस वर्ष में जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया। इसका राइट आंसर होगा सी, वर्ष 1950 में, यानी 26 जनवरी वर्ष 1950 को अपनाया गया था।
फिर देखिए इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट है, तो जन गण मन की रचना जो है रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा 1911 में की गई थी और इसे संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान के रूप में 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया और 26 जनवरी को संविधान सभा में पारित किया गया था, यानी पेश किया गया था। और राष्ट्रगान के गायन का समय की बात करें तो 52 सेकेंड होता है। और जनगण मन को पहली बार जो है 1911 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था, जिसकी अध्यक्षता जो है बिशन नारायण धर ने की थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? इसका राइट आंसर होगा सी, जवाहरलाल नेहरू थे। फिर देखिए इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट, तो भारतीय यानी संघ संविधान समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू एवं मूल अधिकार उप समिति के अध्यक्ष जेबी कृपलानी थी और डॉक्टर BR अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे उस समय। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस पर्वतीय स्थल को सतपूर्णा की रानी कहते हैं? इसका राइट आंसर होगा ए, पंचमढ़ी को कहते हैं। देखिए इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट, तो मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में स्थित सीतामढ़ी या पंचमढ़ी पर्वतीय स्थल को सतपूर्णा श्रेणी के बीच स्थित होने से इसके सुदूर स्थलों पर अवस्थिति के कारण इसे सतपूर्णा की रानी भी कहा जाता है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेट्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? इसका राइट आंसर होगा सी, चट्टान का अध्ययन किया जाता है। देखिए इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट, तो पेट्रोलॉजी यानी सेलिको जियोलॉजी की एक शाखा है। इसके अंतर्गत चट्टानों की उत्पत्ति, संगठन, वितरण एवं संरचना का अध्ययन किया जाता है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विजयवाड़ा किस नदी के किनारे स्थित है? इसका राइट आंसर होगा बी, कृष्णा नदी के किनारे स्थित है। देखिए इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट, तो विजयवाड़ा जो है नगर आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में कृष्णा नदी पर अवस्थित है। यह आंध्र प्रदेश का तीसरा सबसे बड़ा और हैदराबाद और विशाखापट्टनम के बाद शहर है, यानी हैदराबाद पहला है और विशाखापट्टनम दूसरा है और तीसरा सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा? विजयवाड़ा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पर्यावरणीय आयोजन के साथ मूलतः संबंधित संगठन है। इसका राइट आंसर होगा बी, NEERI। देखिए इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है और फुल फॉर्म इसका क्या होता है? तो राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान NEERI यानी नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट पर्यावरणीय आयोजन के साथ मूलतः संबंधित संगठन है। इसकी स्थापना 1958 ईस्वी में नागपुर में की गई थी। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा म्यांमार से स्पर्श नहीं करती है? तो इसका राइट आंसर होगा ए, असम की सीमा जो है म्यांमार से स्पर्श नहीं करती है। देखिए इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट, कौन कौन सी सीमा जो है स्पर्श करती है? तो म्यांमार की सीमा जो है भारतीय राज्य अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा से स्पर्श करती है, जो 1643 किलोमीटर लंबी है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संघ राज्य क्षेत्र पुडुचेरी की सीमा किस राज्य के साथ स्पर्श नहीं करती है? तो इसका राइट आंसर होगा ए, कर्नाटक के साथ स्पर्श नहीं करती है। देखिए इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो पुडुचेरी जो है वो संयुक्त रूप से माहे कराईकल यनम पुडुचेरी के साथ भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है, जो आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु तथा केरल राज्यों के साथ अपनी सीमा बनाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का क्षेत्रफल पाकिस्तान से लगभग कितना गुना अधिक है? इसका राइट आंसर होगा बी, 4 गुना अधिक है। देखिए इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो भारत का कुल क्षेत्रफल जो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है और वर्तमान में पाकिस्तान का क्षेत्रफल जो है 8,81,913 वर्ग किलोमीटर है। अर्थात जो है भारत का क्षेत्रफल पाकिस्तान के क्षेत्रफल से लगभग 4 गुना अधिक है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा डी, राजस्थान है। देखिए इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, जिसका कुल क्षेत्रफल लगभग 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है और इसके बाद क्रमशः मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश का स्थान है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से गुजरती है? इसका राइट आंसर होगा बी, झारखंड से गुजरती है। इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट है
कि कर्क रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश भारत के कुल 8 राज्यों से गुजरती है, जिसमें गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम राज्य शामिल है। भारत में माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी पर्वत श्रेणी भारत में स्थित है। इसका राइट आंसर होगा डी, पीर पंजाल स्थित है, जो जम्मू कश्मीर में पड़ता है। देखिए जम्मू कश्मीर में 4 पहाड़ियाँ हैं, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल। इसका ट्रिक है काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल। फिर देखिए इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट कि पीर पंजाल हिमालय पर्वत श्रेणी का एक भाग है जो भारत के हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और पाक अधिकृत यानी पीओके विस्तृत है। यह निम्न हिमालय की सर्वोच्च पर्वत श्रेणी है, जबकि आराकामियोमा म्यांमार, साल्ट रेंज पाकिस्तान और सुलेमान पाकिस्तान और अफगानिस्तान में स्थित है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैकाल पर्वत किस राज्य में स्थित है। इसका राइट आंसर होगा डी, छत्तीसगढ़ में स्थित है। देखिए इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो मैकाल पर्वतमाला छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है और इस पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर जो है अमरकंटक यानी 1036 मीटर ऊंचा है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पन्ना राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो इसका राइट आंसर होगा डी, मध्य प्रदेश में स्थित है। देखिए इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश राज्य के पन्ना एवं छतरपुर जिले में स्थित है। यह यूनेस्को की विश्व विरासत स्थलों की सूची में शामिल है और साथ ही यह एक टाइगर रिजर्व भी है। अभी चर्चा में रहा कुनो नेशनल पार्क जो अभी चीता के लिए बनाया गया है, वो भी मध्य प्रदेश में ही स्थित है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में जैव भौगोलिक क्षेत्रों की संख्या कितनी है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, 10 है। देखिए कौन कौन से हैं इसके बारे में देखते हैं। तो भारत में जैव भौगोलिक क्षेत्रों की संख्या 10 है जो निम्नलिखित है। पहला है ट्रांस हिमालय, दूसरा हिमालय क्षेत्र, मरुस्थल, अर्धशुष्क, पश्चिमी घाट, दक्कन, प्रायद्वीप और गंगा का मैदान और उत्तर पूर्वी भारत, द्वीप, तटीय प्रदेश। ये 10 हैं, इस प्रकार से आप इसको याद कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो इसका राइट आंसर होगा बी, गोदावरी नदी है। देखिए इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो प्रायद्वीपीय भारत यानी दक्षिण भारत का बात हो रहा है। तो देखिए दक्षिण भारत जो है, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी है, जिसकी कुल लंबाई 1465 किलोमीटर है और यह महाराष्ट्र में नासिक जिले के त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से निकलकर पूरब से पश्चिम की ओर प्रवाहित होती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इससे दक्षिण भारत की गंगा या दक्षिणी गंगा तथा वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है। अगर पूछता है कि दक्षिण भारत की गंगा किसे कहते हैं, तो है कावेरी नदी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अलकनंदा और भागीरथी नदियों के संगम को किस नाम से जानते हैं। इसका राइट आंसर होगा बी, देवप्रयाग के नाम से जानते हैं। देखिए इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो अलकनंदा और भागीरथी नदी जो है उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले में देवप्रयाग स्थान पर आपस में मिलती है। इसके पश्चात इस नदी को गंगा नदी के नाम से जाना जाता है। देवप्रयाग पंच प्रयागों में से अंतिम है। कुल 5 प्रयाग है, विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, खंड प्रयाग, रुद्र प्रयाग और देव प्रयाग। इस पर एक मेरा प्रॉपर्ली वीडियो भी है, आप जाकर देख सकते हैं, उसको डिस्क्रिप्शन लिंक में इसका लिंक दे दिए हैं। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गेहूं की खेती के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है। तो इसका राइट आंसर होगा डी, सामान्य तापमान तथा सामान्य वर्षा। देखिए इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि गेहूं के उगते समय ठंडी तथा आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है और गेहूं जो है बोते समय सामान्य वर्षा 10 डिग्री सेल्सियस से 15 डिग्री सेल्सियस के मध्य तापमान तथा फसल पकते समय 20 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अदरक का तना जो मिट्टी में उगता है और खाद का संग्रहण करता है वह क्या कहलाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, परकंद कहलाता है। देखिए इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो अदरक यानी इंग्लिश में बोलते हैं जिंजर का तना जो मिट्टी में उगता है तथा खाद का संग्रहण करता है वह परकंद कहलाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में हड्डी सोने की खान स्थित है।
हट्टी सोने की खान स्थित है? इसका राइट आंसर होगा डी, कर्नाटक में स्थित है। देखिए इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित कोलार तथा हट्टी स्वर्ण खानों से सोना प्राप्त किया जाता है। कर्नाटक में देश का 90% सोने का उत्पादन किया जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हीरे की खानें कहाँ पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर होगा बी, मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में पाई जाती है। देखिए इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो भारत में मध्य प्रदेश राज्य का हीरे के उत्पादन में प्रथम स्थान है। यहाँ के पन्ना तथा सतना जिले की खानों के लिए मतलब हीरे की खानों के लिए प्रसिद्ध है। देश में सर्वाधिक हीरे का उत्पादन जो है पन्ना में होता है, जो मध्य प्रदेश में पड़ता है। फिर देखिए इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो आंध्र प्रदेश में अंतरपुर जिला किसके लिए प्रसिद्ध है? इसका राइट आंसर होगा डी, स्वर्ण के लिए प्रसिद्ध है। देखिए इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट, आंध्र प्रदेश के रायजीरा क्षेत्र में स्थित अनंतपुर जिला स्वर्ण उत्पादन यानी स्वर्ण के लिए प्रसिद्ध है। इसके साथ ही आंध्र प्रदेश के रामगिरी की खानों से भी सोने का खनन किया जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? इसका राइट आंसर होगा डी, कुतुबुद्दीन ऐबक था। फिर देखिए इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो है इसका कार्यकाल रहा 1206 से लेकर 1210 तक, और गुलाम वंश का संस्थापक था जिसे मोहम्मद गोरी ने नियुक्त किया था, और वह मोहम्मद गोरी का गुलाम भी था। इस वंश ने दिल्ली की सतह पर 1206 से लेकर 1290 ईस्वी तक राज किया। गुलाम वंश के जो है शासक या संस्थापक जो है गुलाम दास थे, न कि राजा, इसलिए इस वंश को ममलूक वंश भी कहा जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिल्ली का प्रथम वैधानिक सुल्तान कौन था? इसका राइट आंसर होगा बी, इल्तुतमिश था। तो देखिए इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट कि फरवरी 1229 में बगदाद के खलीफा से इल्तुतमिश को प्रमाण पत्र इल्हद प्राप्त हुआ। खलीफा ने इल्तुतमिश को सुल्तान ए आजम की उपाधि प्रदान करते और उसके प्रदेशों का उसे शासक घोषित कर दिया। इल्तुतमिश का शासनकाल जो है 1210 से लेकर 1236 ईस्वी तक रहा। फिर देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसको द्वितीय सिकंदर के नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा डी, अलाउद्दीन खिलजी को द्वितीय सिकंदर के नाम से जाना जाता है। देखिए इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो अलाउद्दीन खिलजी ने स्वयं को सिकंदर ए सानी यानी द्वितीय सिकंदर घोषित किया था, क्योंकि वह विश्व विजेता बनना चाहता था, और उसका शासनकाल जो है दिल्ली में 1296 से लेकर 1316 ईस्वी तक रहा। वह अपने साम्राज्य का विस्तार दक्षिण में मदुरई तक कर चुका था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आगरा शहर का संस्थापक कौन था? इसका राइट आंसर होगा डी, सिकंदर लोदी था। फिर देखिए इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो सिकंदर लोदी का शासनकाल जो है 1489 से लेकर 1507 ईस्वी तक रहा, और 1504 ईस्वी में सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना की थी, और 1506 ईस्वी में उसने अपनी राजधानी दिल्ली से आगरा स्थानांतरित की। सिकंदर लोदी ने मुहर्रम और तजिया निकालना बंद कर दिया था। देखिए फिर बाद में मस्जिदों को सरकारी संस्थाओं का रूप प्रदान करके उन्हें शिक्षा का केंद्र बनाने का प्रयत्न किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने सर्वप्रथम राजत्व सिद्धांत की विस्तार से व्याख्या की? इसका राइट आंसर होगा ए, बलबन ने किया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिल्ली का सुल्तान जिसने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था, इसका राइट आंसर होगा बी, फिरोज शाह तुगलक ने। देखिए फिर इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट कि फिरोज शाह तुगलक जो है ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला प्रथम मुसलमान शासक था। इस कर के विरोध में दिल्ली के ब्राह्मणों ने भूख हड़ताल कर दी तथा अंत में दिल्ली के हिंदुओं ने ब्राह्मणों के बदले स्वयं इस कर को चुकाने का निर्णय लिया था, और फिरोज शाह तुगलक को मध्यकालीन भारत का प्रथम कल्याणकारी निरंकुश शासक कहा जाता है। इसे सुल्तान युग का अकबर भी कहा जाता है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि होली त्योहारों के सार्वजनिक उत्सव में भाग लेने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? इसका राइट आंसर होगा बी, मोहम्मद बिन तुगलक था। देखिए इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली का प्रथम सुल्तान था जो हिंदुओं के त्यौहार होली में शामिल होता था। उसने नस्ल और वर्ग विभेद को समाप्त करके योग्यता के आधार पर अधिकारियों को नियुक्त करने की नीति अपनाई।
और दिल्ली सल्तनत की सीमा का सर्वाधिक विस्तार इसी के शासनकाल में हुआ, परंतु इसकी क्रूर नीति के कारण राज्य में विद्रोह आरंभ हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? इसका राइट आंसर होगा सी, लोथल स्थित है। देखिए इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों में लोथल जो है गुजरात राज्य के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के तट पर स्थित है और 1954-55 ईस्वी में लोथल की खुदाई जो है रंगनाथ राव के नेतृत्व में की गई थी। लोथल के पूर्वी भाग में एक गोदीवाड़ा बंदरगाह का साक्ष्य मिला है तथा हाथी दांत का पैमाना भी लोथल से प्राप्त हुआ है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता क्या थी? इसका राइट आंसर होगा बी, व्यवस्थित शहरी जीवन। इसके देखिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीवों के वर्गीकरण की आधुनिक प्रणाली में सबसे छोटी इकाई क्या है? यानी जीवों के वर्गीकरण की आधुनिक प्रणाली में सबसे छोटी इकाई क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा सी, जाति है यानी स्पीसीज है। देखिए इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो आधुनिक प्रणाली में जीवों के वर्गीकरण का अवरोही क्रम यानी डिसेंडिंग ऑर्डर निम्नलिखित है। पहला है जगत यानी किंगडम, फिर संघ आता है फाइलम, फिर वर्ग क्लास, फिर आता है गण ऑर्डर, फिर आता है कुल यानी फैमिली, फिर आता है वंश यानी जीनस और जाति स्पीसीज। स्पष्ट है कि जगत वर्गीकरण की सर्वोच्च इकाई तथा जाति निम्नतम इकाई है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 5 जगत वर्गीकरण प्रणाली प्रस्तुत करने वाला वैज्ञानिक था। इसका राइट आंसर होगा डी, आर.एच. व्हिटेकर था। देखिए यह किस प्रकार वर्गीकृत किया था? तो आर.एच. व्हिटेकर द्वारा प्रस्तुत वर्गीकरण में 5 जगत बताए गए हैं। पहला है मोनेरा, फिर प्रोटिस्टा, फिर पादप, फिर कवक और जंतु यानी एनामालिया है। फिर देखिए इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो जीव जगत के वर्गीकरण की निम्नलिखित वर्गीकरण प्रणालियाँ प्रस्तुत की गई जो निम्नलिखित है। देखिए इसमें 2 जगत वर्गीकरण किया, वो उसका नाम था वैज्ञानिक का कैरोलस लिनियस। फिर 3 जगत वर्गीकरण वो किया था हैकल ने, और फिर 4 जगत वर्गीकरण बांटा कोपलैंड ने, और फिर 5 जगत वर्गीकरण बांटा आर.एच. व्हिटेकर, जो अभी इसके बारे में क्वेश्चन पढ़े थे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जंतुओं एवं पादपों के वैज्ञानिक वर्गीकरण से संबंधित विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है? इसका राइट आंसर होगा बी, वर्गीकी कहलाती है। फिर देखिए इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो जीवों यानी जंतुओं एवं पादपों के वैज्ञानिक वर्गीकरण से संबंधित विज्ञान की शाखा वर्गीकी यानी टैक्सानोमी कहलाती है। जीवों के वर्गीकरण की प्रक्रिया आकृतिकी और पारिस्थितिकी एवं आनुवंशिकी पर आधारित है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विषाणु किस जगत में शामिल किए जाते हैं? इसका राइट आंसर होगा डी, इनमें से कोई नहीं। तो ये देखिए इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, तो विषाणु जो है वायरस अति सूक्ष्म एवं अकोशिकीय यानी नॉन सेलुलर संरचना वाले न्यूक्लियो प्रोटीन कण है, जिसमें प्रोटीन के आवरण यानी कैप्सिड से घिरा न्यूक्लिक अम्ल पाया जाता है। विषाणु जीवित परपोषी के शरीर में पहुंचकर सजीवों के समान लक्षण प्रकट करते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर की किन कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है? इसका राइट आंसर होगा सी, लाल रक्त कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है। देखिए इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो स्तनधारियों की विकसित लाल रक्त कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया तथा केंद्रक नहीं पाया जाता है। लाल रक्त कोशिकाएं फेफड़ों से कोशिकाओं तक ऑक्सीजन का परिवहन करती है तथा कोशिकाओं से फेफड़ों तक कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोशिकाओं में केंद्रक के अतिरिक्त अन्य किस कोशिकांग में डीएनए पाया जाता है? यानी डाइराइबो न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा डी, माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। देखिए इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो डीएनए यानी राइबो न्यूक्लिक एसिड एक आनुवंशिकी पदार्थ है जो माता पिता के जैविक गुणों को संतानों में हस्तांतरित करता है यानी ट्रांसफर करता है, और डीएनए जंतु एवं पादप कोशिकाओं के केंद्रक तथा माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीवाणु की खोज किस वैज्ञानिक ने किया था? इसका राइट आंसर होगा डी, लीवेनहॉक ने किया था। देखिए इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो जीवाणु की खोज जो है एंटोनी वान लीवेनहॉक ने की थी, इसलिए इन्हें सूक्ष्म जैविकी का पिता कहा जाता है यानी फादर ऑफ माइक्रो
बायोलॉजी कहा जाता है। जीवाणु केंद्रक विहीन तथा एक कोशिकीय जीव है, ठीक है, जो मृदा, जल और रेडियो सक्रिय कचरे आदि सभी स्थानों पर पाए जाते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एंटीबायोटिक्स अधिकांशतः प्राप्त किए जाते हैं। इसका राइट आंसर होगा ए, कवकों द्वारा। देखिए इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो प्रतिजैविकी यानी एंटीबायोटिक एक ऐसे पदार्थ या यौगिक होता है जो जीवाणुओं को नष्ट कर देता है अथवा उनकी वृद्धि को रोकता है। अधिकांशतः एंटीबायोटिक्स कवकों से प्राप्त किए जाते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से पत्तियों का रूपांतरित स्वरूप नहीं है। इसका राइट आंसर होगा डी, पत्र यानी प्रकलिका नहीं है। तो देखिए इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट कि पत्तियां जो है सामान्यतः हरी, चपटी तथा पतली संरचना वाले पादप अंग हैं जो प्रकाश संश्लेषण करके पौधों के लिए भोजन का निर्माण करती है, जैसे पर्णकंटक, पर्णप्रतान और पर्णभ्रीमत, हुक और सल्क तथा घटपर्णी और ब्लैडरवर्ट, चूसक, कंटक और पुष्पियन अंग इत्यादि। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अदरक एवं एक तना है, जड़ नहीं, क्योंकि इसका राइट आंसर होगा सी, पर्व और पर्व संधियों संयुक्त होता है। देखिए इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो अदरक जो है एक जड़ विहीन पौधा है। इसकी संरचना में पर्व यानी नोड तथा पर्व संधियों यानी इंटर नोड्स पाई जाती है, जो कि तने की प्रमुख विशेषता है। अदरक एवं हल्दी तने का एक रूपांतरित स्वरूप है जिसे परकंद कहा जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मधुमेह रोग किस हार्मोन की कमी से होता है। तो इसका राइट आंसर होगा सी, इंसुलिन की कमी से होता है। देखिए इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो मधुमेह यानी डायबिटीज रोग इंसुलिन हार्मोन की कमी से होता है। इंसुलिन एक प्रकार का प्रोटीन है जिसका स्राव अग्न्याशय यानी पेंक्रियाज में स्थित लैंगरहैंस की दीपिकाओं की बीटा कोशिका द्वारा किया जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस पादप से इंसुलिन प्राप्त किया जाता है। इसका राइट आंसर होगा बी, डहेलिया की जड़ों से प्राप्त किया जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऐसे जीव जो गर्भाशय में विकसित शिशु को जन्म देते हैं वे क्या कहलाते हैं। इसका राइट आंसर होगा ए, जरायुज कहलाते हैं। देखिए इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऐसे जीव जो गर्भाशय में विकसित शिशु को जन्म देते हैं जरायुज कहलाते हैं। और जैसे मानव, इन जीवों में अंड का निषेचन मादा की फैलोपियन ट्यूब में होता है तथा भ्रूण का विकास गर्भाशय में होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह अवस्था जब स्त्री अथवा पुरुष प्रजनन हेतु परिपक्व हो जाते हैं उसे क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा बी, यौनारंभ कहते हैं। देखिए इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट कि वायु की वह अवस्था जब पुरुष एवं स्त्री लैंगिक रूप से प्रजनन योग्य हो जाते हैं तो यौनारंभ कहलाती है। पुरुषों में 13 से 16 वर्ष की आयु में, जबकि स्त्रियों में 10 से 13 वर्ष की आयु में यौनारंभ होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य के नर जनन तंत्र में कौन सा अंग शामिल नहीं है। इसका राइट आंसर होगा सी, अंडाशय शामिल नहीं है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य के नर जनन तंत्र में एक जोड़ी वृषण, टेस्टिस, अधिवृषण, शुक्राशय, शुक्रवाहिनियाँ और मूत्रमार्ग, शीघ्र यानी प्रोस्टेट ग्रंथि आदि सम्मिलित होते हैं। फिर देखिए अंडाशय यानी मादा जनन में क्या क्या होता है। तो अंडाशय मादा जनन तंत्र का वह भाग है जहां अंडाणु यानी ओवम का निर्माण होता है तथा एस्ट्रोजन व प्रोजेस्टेरोन नामक हार्मोन का स्राव भी होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा पोषक पदार्थ कोशिकाओं की वृद्धि एवं मरम्मत करता है। इसका राइट आंसर होगा ए, प्रोटीन करता है। देखिए इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो कोशिकाओं की वृद्धि एवं मरम्मत का कार्य प्रोटीन द्वारा किया जाता है। प्रोटीन हीमोग्लोबिन के रूप में शरीर में गैसीय संवहन का कार्य करते हैं तथा हार्मोन के संश्लेषण में भाग भी लेता है। और प्रोटीन के विभिन्न प्रकार होते हैं, एंजाइम, हार्मोन, रक्षात्मक प्रोटीन, एंटीबॉडी और संरचनात्मक प्रोटीन, परिवहन प्रोटीन, हीमोग्लोबिन इत्यादि ये सारे होते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तत्वों के समूहों में से कौन सा एक पृथ्वी पर जीव की उत्पत्ति के लिए मूलतः उत्तरदायी था। इसका राइट आंसर होगा बी, कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर बना सोडा वाटर है। इसका राइट आंसर होगा डी, एक अम्लीय प्रकृति का होता है, यानी जिसका pH मान 7 से कम होता है वह अम्लीय होता है।
और जिसका pH मान 7 होता है वह उदासीन होता है, और जिसका pH मान 7 से अधिक होता है वह क्षारीय होता है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विस्फोटक नहीं है। इसका राइट आंसर होगा सी, क्लोरोफॉर्म जो है विस्फोटक नहीं है। बाकी ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन है और ट्राइनाइट्रोटाइलून है और RDX भी है। फिर देखिए इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो क्लोरोफॉर्म का प्रयोग जो है शल्य चिकित्सा के रूप में रोगी को बेहोश करने के लिए निषेचयक के रूप में किया जाता है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम विश्व युद्ध में किसका प्रयोग रासायनिक आयुध के रूप में किया गया था। इसका राइट आंसर होगा सी, मस्टर्ड गैस का प्रयोग किया गया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मस्टर्ड गैस एक जहरीली गैस है जिसका प्रयोग प्रथम विश्व युद्ध जब हुआ था 1914 से 18 के बीच में रासायनिक आयुध केमिकल यूपन के रूप में इसका प्रयोग किया गया था। इसका रासायनिक नाम डाइक्लोरो एथिल सल्फाइड है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या कारण है कि व्यक्ति चट्टान पर प्रहार करते हुए चोटिल हो जाता है। इसका राइट आंसर होगा सी, प्रतिक्रिया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक समान गति के साथ एक वस्तु क्या होता है, वस्तु में क्या होता है। तो इसका राइट आंसर होगा बी, वह त्वरित हो सकती है। देखिए इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो यदि कोई वस्तु एक समान गति कर रही है तो उसका वेग जो है नियत होगा। एक समान गति के साथ कोई पिंड या वस्तु त्वरित हो सकती है जिसे एक समान त्वरित गति यानी यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन कहते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत आवेश का SI मात्रक क्या है। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तब तक के लिए धन्यवाद। देखते हैं कौन इसका जवाब सही दे पाते हैं। थैंक यू दोस्तों। वीडियो ऐसा लगे तो लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें।